नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि यूक्रेन से 10 और छात्र लौट आए हैं। राजस्थान के लगातार जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने का सिलसिला जारी, और इससे बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन से छात्र लौटे हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पहुंची हैं। क्या कुछ करिए, सुन लेते हैं। की तो वो उनसे रेगुलर संपर्क कर रहे हैं और वो लिस्ट धीरज जी वहां पर उनको डाल रहे हैं। तो ये एक जो राजस्थान फाउंडेशन है बहुत ही सराहनीय, पूरी टीम काम कर रही है और उनका पूरे स्टेट में भी है। मुंबई जाएं चाहे दिल्ली जाएं, वहां पर भी जो राजस्थान प्रवासी हैं, जो पोलैंड है वहां, और भी जो अपने राजस्थान के रहने वाले वो भी अपनी तरफ से पर्सनल व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये एक राजस्थान फाउंडेशन का और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की बहुत बहुत एक आभार है कि एक ऐसी सोच है कि आम व्यक्ति के लिए, अपने राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सोच का परिचायक है। कितने स्टूडेंट आ चुके हैं? जैसे कल तक 215 हो गए थे, 8 और आज आ गए हैं, तो टोटल ये 15 और 8 23 बच्चे आ गए, 223 और 2 और आ गए थे, तो 225 बच्चों के लगभग यहाँ पर आ चुके हैं। किस तरह का अनुभव ये छात्र शेयर कर रहे हैं? वहाँ से आने के बाद क्या परिस्थिति है वहाँ बता रहे हैं, क्या बताया? बच्चों ने बताया कि वहाँ इतनी खतरनाक परिस्थिति है कि 2-2 दिन तक ये वहाँ -10 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ हम लोग रह रहे हैं और सिर्फ पानी और ब्रेड के ऊपर इन्होंने गुजारा किया है। और कितने कितने किलोमीटर तक बच्चे पैदल चल करके आए। इनके अंदर एक भय था कि पता नहीं हम जीवित रहे नहीं रहे। वहां से निकल के आना एक इनका बहुत ही डरावना अनुभव जो रहा है जीवन का, क्योंकि कई बच्चों के तो 2-2 महीने लास्ट पेपर बचा था और 6-6 साल का पूरा कोर्स हो चुका था। तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है जो इन्होंने अनुभव किया हमारे साथ। ऐसे स्टूडेंट फिर यहाँ पे हो जाएंगे ना, मेडिकल में समायोजित हो जाएंगे? ये हम राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार से मांग करेंगे कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट आए हैं, अभी तो 225 आए हैं और भी आगे आने वाले हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक भारत सरकार एक विशेष पैकेज दे करके ऐसी यूनिवर्सिटी की एक यहाँ पर घोषणा करे, स्थापना करे, जिससे कि इन बच्चों का जीवन आगे संवर सके और इनका कैरियर बर्बाद नहीं हो। देखिए कुछ स्टूडेंट से एक बार बात करेंगे। आप आए हैं, क्या फेस किया वहाँ पर आप लोग? वहाँ पर हमने बहुत मुश्किल हालत फेस की है। मतलब हम जहाँ से आए हैं हम तो फिर भी सेफ हैं। जो ईस्टर्न साइड के जो बच्चे हैं वो तो सच में बहुत बुरी हालत में हैं। उनको बंकर्स में रहना पड़ रहा है बिना खाने पानी के, और ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, और रात भर सायरन्स बजते रहते हैं। जैसे ही सायरन बजते हैं उनको ना भागना पड़ता है फटाफट अपने बंकर्स में। उनकी बहुत बहुत बुरी हालत है। तो बस यही है कि उनको हम तो आगे बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने मिलकर हमको बुलाया है। इसी तरह बाकी सबको भी जल्दी से बुला ले तो बहुत अच्छा। पढ़ाई कर रहे थे वहाँ से कितने दिन में निकले, किस तरह के हालात फेस किए? हम जहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे हम 28 तारीख को वहाँ से निकले थे और आज 4 तारीख हो चुकी है। आज जाके हम हमारे घर पे पहुंचे। क्या हालात है वहाँ पर खाने पीने के, और किस तरीके से आपने रास्ता सफर तय किया? रास्ता सब रास्ते में ना ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आई, बस यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करते वक्त बहुत परेशानी आई। उधर 10-10 घंटे तक खड़े रहना पड़ा। हमसे पहले जो बच्चे थे वो तो 3 दिन से खड़े थे उस बॉर्डर पे, और वहाँ पर स्नोइंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बहुत ठंड थी। पर ये था कि वहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने खाना वाना सब खिलाया हमको बॉर्डर पे, सब कुछ, गर्म पानी दिया, गर्म चाय दी, सब कुछ दिया। बस बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और छात्रों से बात करते हैं। आप बताइए किस तरह का अनुभव आपने वहाँ से निकलने में किया? वहाँ से निकलने में पहली बात यह है कि जो रोमेनियन बॉर्डर है ना, वहाँ पे उसमें 3-4 दिन तक हमारे मतलब रुकना पड़ा, लाइन वगैरह में रहे, और वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी रही है, और वहाँ से निकलने में ये पहली कठिनाई थी। लेकिन जैसे ही रोमेनिया बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसके रोमेनियन बॉर्डर क्रॉस होने के बाद जो नॉर्मल हो जाती है चीज़ें, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत दिया गया है और उन्होंने वो इवैक्यूएशन का प्रोसेस चलाया। फिर यहाँ पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे जो अच्छा काम है वो गहलोत सरकार जी का है। और जब बॉर्डर आपने क्रॉस किया था तो वहाँ पर यूक्रेन के जो एम्बेसी थे, लोग थे, उनका किस तरह का बिहेव था? उनका बिहेव अच्छा था, मतलब वो हेल्प कर रहे थे, जितनी उनसे हो पा रही थी उतनी वो हेल्प कर रहे थे। इसके लिए बच्चा अच्छा है। क्या क्या फेस किया वहाँ पर, और आप यहाँ पर सर जब से आप अपने आ चुके सर, सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, सर और मैम का। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ रोमानियन बॉर्डर पे हमको थोड़ी दिक्कत हुई थी। जी सर। इस तरह की दिक्कत हुई थी? सर वहाँ पर बच्चों को खड़ा रहना पड़ रहा है 2-3 दिन तक, 10-12 घंटे तक खड़ा रहना पड़ रहा है, माइनस में स्नोफॉल हो रही है सर वहाँ पर। फिर किसने मदद किया आपको? सर वहाँ पर ऐसे मदद है कि यूक्रेनियन जो सोल्जर है वही मदद कर रहे हैं इंडियंस को पास करने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए। और वहाँ और स्टूडेंट से एक बार पूछेंगे, आप बताइए, आप पढ़ाई कर रहे थे?
मैं चंडीगढ़ से BSc में पढ़ रहा था। मेरे को मेरी दिक्कत तो बॉर्डर क्रॉस में आई क्योंकि मैं 3 दिन रुका रहा था वहाँ पर। 3 दिन बाद मेरा नंबर आया था क्रॉस करने। और फिर किस तरह से निकले फिर वहाँ से? मैं बड़ी मुश्किल से निकला, बहुत भीड़ हो रही थी, मेरा लैपटॉप भी टूट गया था उस भीड़ में, ऐसी भीड़ हो रही थी। तो मिसाइल अटैक या बमबारी जैसे हालात भी आपने देखे? हमारी सिटी में वो सब नहीं होते क्योंकि हमारी सिटी वेस्टर्न पार्ट में थी, इसलिए वो नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर आप सुरक्षित बचने में कामयाब रहे? हाँ बिल्कुल। एक बार भैया आगे आगे, हेलो। ये सभी लोग हैं जो पहुँचे हैं, किस तरह से आपने फेस किया वहाँ पर और अब आप भी सरजमी पे पहुँच गए हैं? फेस करने में जैसे कि हम बहुत सारी जैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि आप जैसे कि कठिन परिस्थितियों में आप कैसे आप सरवाइव कर पाते हो, ये सीखा। और बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र किया है हमने एक्चुअली इस दौरान। और देखिए रफी खान हमारे साथ, क्या कहेंगे? रफी खान की बड़ी सरकार मदद भी कर रही है। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले संज्ञान लिया और जितने भी बच्चे थे राजस्थान के उनको सबको वहाँ आइडेंटिफाई किया और स्पेशल एफर्ट किए कि उनको लेके भारत आया जा सके। और 3 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी दिल्ली लगाई, 1 कैबिनेट मंत्री यहाँ शकुंतला जी की और मेरी ड्यूटी जयपुर एयरपोर्ट पे है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को उसके डेस्टिनेशन तक, उसके घर तक सकुशल पहुँचाएं। राज्य सरकार इसका सारा खर्च वहन कर रही है। और कल मैं असेंबली में भी मैंने कहा, आवाज़ उठाई कि केंद्र सरकार को अब ये चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चे, जैसे अभी जो बच्चे आए हैं 8 बच्चे, उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 2-2 महीने के कोर्स बाकी है। तो ऐसे लोगों की एजुकेशन का कैसे कंप्लीशन होगा, तो इस बात की चिंता भी हमें करनी चाहिए और इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा भारत सरकार कुछ ऐसा एफर्ट करे कि इनको एक्स्ट्रा सीटें यही मिल जाए ताकि इनके साल, पैसा और समय खराब नहीं हो। और मुख्यमंत्री जी का ये एक आह्वान है कि हम एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई करके और राजस्थान लाएंगे। केंद्र सरकार का सपोर्ट भी इसमें काफ़ी रहा, सराहनीय सपोर्ट रहा और राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छे से काम किया। 3 मंत्री और राजस्थान फाउंडेशन के हमारे कमिश्नर, वो सब लोग मिलकर के एक बहुत अच्छा काम किया जिससे ये संभव हो सका कि सारे बच्चे राजस्थान आ सकें। आज जैसे सर 4000 स्टूडेंट आ रहे हैं भारत, तो इनमें राजस्थान के कितने स्टूडेंट लौटने की? राजस्थान के टोटल जो बच्चे थे वो करीब 1000 से थोड़े से ऊपर है, तो उसमें से काफ़ी बच्चे आ चुके हैं और कोशिश है कि सभी बच्चे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमने आइडेंटिफाई सबको कर लिया है, तो कोशिश ये रहेगी कि सारे बच्चे आ जाएं। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्या आपका नाम है, कहाँ आप स्टडी कर रहे थे और किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे, क्या सफर रहा? मेरा नाम मानवेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं चंडीगढ़ में BSc में पढ़ने वाला हूँ और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और हमारी सिटी में इतना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कीव की साइड जा रहा है उस तरफ बहुत जा रहा है। मतलब बच्चे निकल नहीं पा रहे, बंकर के अंदर है 5-6 दिन से, खाना नहीं मिल रहा है उनको, तो उस तरफ जा रहा है। बाकी हमारी सिटी में सब नॉर्मल है अभी तक। जो छात्र वहाँ पर शेष रहे हैं उनके लिए खाने पीने की, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, किस तरह से सफर कर रहे हो? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वाले सब जो इंडियंस रहते हैं वहाँ पे वो कर रहे हैं सब, और जो लोकल्स है वो भी हेल्प कर रहे हैं और चल रहा है। मतलब सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बताई है कि मुंबई में जब सारे फ्लाइट से उतरे तो सब अपने अपने स्टेट के लोगों को ढूंढ रहे, भी हमारा काउंटर कहाँ है, हमारा काउंटर कहाँ है। राजस्थान वाले इनको ढूंढ रहे थे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो ये सबसे बड़ा इन्होंने मुझे जो बताया कि मैडम सबसे अच्छी हमारी व्यवस्था थी कि सब जगह बच्चे कह रहे कि हमारे स्टेट का कहाँ पर है, हमारे स्टेट की कहाँ व्यवस्था है, हमारी कहाँ जाना है हमें, और राजस्थान का पहले से खड़े थे कि हमारे बच्चे इधर आ जाओ राजस्थान वाले। तो ये सबसे बड़ा इन बच्चों के लिए वो खुशी का पल था कि हमें ऐसा लगा कि हमारे घर परिवार के सदस्य हमें मिल गए हों। तो ये राजस्थान सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। जिस तरीके से अभी 250 बच्चे आए हैं आपने बताया, और लगभग 800 बच्चे भी आना बाकी है। हाँ जी। किस तरीके से प्रयास कर रहे हो 800 बच्चों को तुरंत लाने के लिए, क्योंकि समय तेजी से गुजर रहा है? राजस्थान सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। राजस्थान फाउंडेशन के जो धीरज श्रीवास्तव और हमारे मंत्री हैं, पूरी टीम है, जो हमारे अप्रवासी राजस्थान के हैं, चाहे पोलैंड में है चाहे रोमानिया में है, वो भी आपस में कांटेक्ट करके एक ग्रुप बना करके प्रयास उनका पूरा है। वो अपनी पूरी व्यवस्थाएं दे रहे हैं कि भाई उन बच्चों को किस तरीके से हम ला सके, चाहे अपने व्हीकल्स से हो, किसी तरीके से जैसे सूचना मिलती है तो वो अदर कंट्रीज से जाकर के राजस्थान वालों को
लाने का प्रयास रहेगा। और हमारा भी विदेश मंत्रालय से भी निवेदन है कि जो सूची यहाँ से जारी है राजस्थान से, कृपया उन बच्चों को भी जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करें। आज कुछ और स्टूडेंट आने वाले हैं? अभी तक तो यही थे, अभी सूचना होगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो लौटे हैं फ्लाइट से और उसके बाद उनको रिसीव करने के लिए वहां पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी, कितने छात्र अब तक राजस्थान के पहुंच चुके हैं? तो राकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राकेश तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन हम आपको बता दें कि राजस्थान के छात्र यहां पर पहुंचे हैं, उनको रिसीव किया गया। आगे बढ़ेंगे। कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं और संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कुछ ही देर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कौशल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। युवाओं को केंद्रित करके कौशल महोत्सव का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। कौशल महोत्सव के तहत रोजगार मेले का आयोजन है और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम से भी जुड़ने का मौका युवाओं को मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट की जानकारी भी यहां पर मिलेगी। 60 से ज्यादा कंपनियां रोजगार के मौके देने के लिए यहां पर आई हुई हैं। 150 से ज्यादा कंपनियां अप्रेंटिसशिप जो है ऑफर कर रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर यह आयोजन यहां पर हो रहा है। 2 दिन का आयोजन है जिसमें 15,000 से ज्यादा युवा पहुंच रहे हैं। उनके ज्ञान, कौशल और प्रतिभा को कंपनियां परखेंगी। कितने युवाओं को यहां पर रोजगार मिल पाता है, एक अच्छी पहल है रोजगार को लेकर के। तो कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये सीधी तस्वीरें जहां पर अलग अलग जगहों से नौजवान पहुंचे हैं रोजगार को लेकर के। तरह से ये रोजगार मेला, स्किल डेवलपमेंट और तमाम तरह की दूसरी चीजें भी कौशल महोत्सव का यहाँ पर रूप इसे दिया गया है और इसका आगाज कुछ ही देर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। 2 अलग अलग तस्वीरें। जो पहली तस्वीर है अब वो आपकी टीवी स्क्रीन पर मंच की तस्वीर है जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर जहां अलग अलग जगहों से जो छात्र छात्राएं हैं, जो बेरोजगार हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं कि योजनाओं का लाभ उन्हें कैसे मिले, किस तरीके से रोजगार मिल पाए। अलग अलग जगहों से कंपनियां भी इस मेले में आई हैं और उन कंपनियों की ओर से भी ऐसे जो स्किल्ड छात्र छात्राएं हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कौशल महोत्सव, कोटा में कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर में इसका आगाज होगा विधिवत तरीके से और इसका शुभारंभ करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला यहां पर पहुंच चुके हैं। कौशल महोत्सव में रोजगार को लेकर के एक बड़ी पहल है, सराहनीय पहल है जो ओम बिरला के प्रयासों से यहां पर हुई है। इलाके के लोगों को प्राइवेट कंपनियों में किस तरीके से रोजगार दिलाया जाए, इसकी एक अच्छी पहल है और यहां पर कई प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। ये प्राइवेट कंपनियां यहां पर स्किल्ड एबिलिटी के आधार पर इन बेरोजगारों को रोजगार देंगी। अलग अलग जगहों से बेरोजगार युवा इस कौशल महोत्सव में पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि 15,000 से ज्यादा युवाओं के पहुंचने का एक अनुमान है और अलग अलग कंपनियां हैं जो 150 से ज्यादा कंपनियां यहां पर इसमें शामिल हो रही हैं। 60 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो रोजगार देंगी, स्किल डेवलपमेंट की जानकारी देंगी और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम से जुड़ने का मौका यहां पर बेरोजगारों को मिलेगा। रोजगार को लेकर के एक बड़ा महोत्सव, कुछ ही देर में इसका विधिवत तरीके से आगाज होगा। मंच पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंच चुके हैं। कोटा से सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कौशल महोत्सव की ये तस्वीरें, काफी संख्या में यहां पर नौजवान, बेरोजगार युवक युवतियां मौजूद हैं और हजारों की तादाद में अलग अलग जगहों से बेरोजगार युवा यहां पर पहुंचे हैं जिनको रोजगार की उम्मीद है इस महोत्सव से।
और कई कंपनियां हैं जो लगातार ऑफर कर रही हैं युवाओं को रोजगार के लिए। तो जिस युवा को जिस तरीके की ज़रूरत है, जिस जॉब की ज़रूरत होगी, अब अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पर कंपनियां डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करेंगी। उसके बाद उनको रोज़गार दिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से ये रोजगार को लेकर के कौशल महोत्सव का एक अभिनव प्रयास है, बड़ा सराहनीय प्रयास है। तो अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर, कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और इसी के तहत आज कोटा में कौशल महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, क्या कुछ हो रहा है देख लेते हैं। खंड 1 जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वरीयता सूची में नाम आने के पश्चात 137 व्यक्तियों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है, लेकिन आबादी भूमि में आवासीय भूखंड का पट्टा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रथम किस्त की राशि जारी नहीं की जा सकी है। योजना के प्रावधानानुसार लाभार्थी के नाम आवासीय भूखंड उपलब्ध होने पर ही प्रथम किस्त जारी की जाएगी। ग्राम वार 137 परिवारों का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संकलन है। सरकार उक्त आबादी भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार भूखंड उपलब्ध कराने हेतु प्रथम किस्त की राशि जारी करने का प्रयास करेगी। खंड 2 पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के 1093 परिवारों की सूचना तकनीकी कारणों से भारत सरकार के आवास प्लस ऐप पर अपलोड नहीं होने के कारण उनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सके। सूची परिशिष्ट व्यय पर संकलन है। राज्य सरकार द्वारा उक्त पात्र परिवारों को वरीयता सूची में शामिल कराने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से आग्रह किया गया है, जिस पर उनके स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, सरकार उक्त को आबादी भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार भूखंड उपलब्ध कराते हुए प्रथम किस्त, तो क्या सरकार के पास वहां कोई आबादी भूमि है ही नहीं? और पहले भी आपने अनेकों ऐसे परिवारों को जिनके आबादी भूमि में भूखंड नहीं था और प्रधानमंत्री आवास आ गए, उनको आपने निःशुल्क भूखंड उपलब्ध करवाए। हमारी सरकार ने काफी करवाए हैं। एक तो बता दो कि सरकार के पास आबादी भूमि है ही नहीं, तब तो बात ही खत्म हो जाए। आबादी नहीं होगी, सिवाय चेक होगी, उसको आप परिवर्तित कर सकते हो। तो मेहरबानी करके ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री जी जिनकी राशि। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में अहम बैठक इस वक्त चल रही है। यूक्रेन संकट को लेकर के पीएम की एक और अहम बैठक है। विस्तार से चर्चा छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर के की जा रही है। बड़ी खबर, लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को लेकर के फ्लाइट्स जहां वापस लौट रही हैं, स्वदेश आ रही हैं। काफ़ी संख्या में भारतीय वहां पर फंसे होने की जानकारी। और इसी बीच एक और बैठक है, हाई लेवल बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो पीएम की अगुवाई में बैठक इस वक्त चल रही है। छात्र छात्राओं, भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर के अहम चर्चा इस बैठक में की जा रही है। ये बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री की एक और अहम बैठक है जो इस वक्त चल रही है। छात्र छात्राओं की सुरक्षित वापसी को लेकर के ये बैठक हो रही है, चर्चा की जा रही है अधिकारियों के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हर एक भारतीय को सरकार कितनी जल्दी वापस निकाल लें। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि विधायक ऑडियो मामले पर बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया है। बीजेपी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ऑडियो पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान देते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि सरकार ने विधायकों को लूट की खुली छूट दे रखी है। बिदुड़ी का कृत्य राजस्थान की संस्कृति का अपमान है, ये सतीश पूनिया ने कहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को ऐसी संस्कृति रास आती है। पूनिया ने ये तमाम बातें कही है। और वहीं रामलाल शर्मा ने कहा कि ये सारा मिली भगत का खेल है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी निशाना साधा है
बीजेपी की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि समझौता एक्सप्रेस राजस्थान में चल रही है। सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार ने विधायकों को खुली छूट दे रखी है। घटना 1 वर्ष में होना महिलाओं के प्रति ये पहली बार राजस्थान में हुआ है। भ्रष्टाचार के बारे में मेन्यू कार्ड बन गया और उसको एसीबी के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इन महकमों में, और अधिकारियों के अलावा खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री को खुद को ही जवाब मिल गया था। पब्लिक डोमेन में कही गई बात थी। मुझे तो लगता है कि उस मसले पर भी एसीबी को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, सरकार के खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो पूरे पब्लिक डोमेन में। ये हमेशा कांग्रेस की संस्कृति रही है और विशेष रूप से जब शासन कमज़ोर होता है, मुख्यमंत्री कमज़ोर होता है, तो सारे विधायक। इतना कह सकता हूं कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एमएलएज का फ़ोन जाए तो उस एमएलएज के फ़ोन को सम्मान मिले। काम हो तो बेवजह टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो। और विदुड़ी जी ने क्लियर कर दिया कि वो ऑडियो उनका नहीं है, इसलिए वो बात समाप्त होगी। नकल रोकने का भी आज देखिए, नकल रोकने के लिए राजस्थान की सरकार बिल लेकर आ रही है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर 14 बार नकल के मामले हुए, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन बीजेपी ने सख्त कार्रवाई नहीं की। बढ़ता गया मामला। अब की बार जब रीट का मामला सामने आया तो सरकार ने संकल्प ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी बचेगा नहीं। बड़ी कार्रवाई हमने की और अब बिल लेकर आ रहे हैं। राजस्थान में नकल को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए सरकार अड़ी हुई है और उसी रास्ते पर हम काम कर रहे हैं कि आप ये मानकर चलिए, कहीं भी राजस्थान में यदि करप्शन होगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार खुद मैदान में उतरी है। 10064 नंबर हमने दिया है, उस पर आप शिकायत कर सकते हो, शिकायत दर्ज करा सकते हो। यदि आपका कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निगम का हो, चाहे जेडीए का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, यदि आपसे पैसे मांगता है और भ्रष्टाचार की बात करता है तो आप उसको पैसे मत दो, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराओ। यदि कहीं कोई काम हो रहा है, उस काम में कमी है तो उसकी शिकायत दर्ज कराओ। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की भी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर लड़ेंगे तो हम भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे। प्रेम सिंह बाजौर बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनके घर से कल महेशनगर थाना पुलिस ने राजू सेठ और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। देखिए, मैं ये मानता हूं कि क्रिमिनल्स को लेकर ज़्यादा बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ज़्यादा बयानबाजी करते हैं तो उनकी दुकान चल जाती है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। पुलिस चाहे कोई भी क्रिमिनल हो, अपराधी हो, उसके खिलाफ पुलिस को सजग रहना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो काम पुलिस कर रही है। लेकिन प्रेम सिंह बाजौर बीजेपी का नेता है जिनके घर से। देखिए, मैं व्यक्तिगत बयानबाजी से हमेशा दूर रहता हूँ। अपराधी कहीं पर भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जवाब दिया है और यह भी उन्होंने कहा है कि जब विदुड़ी ने कह दिया कि ऑडियो में उनका ऑडियो नहीं है तो ये पूरा मसला समाप्त हो गया। लेकिन ये उन्होंने एक नसीहत दी कि जो अधिकारी हैं उनको खास तौर पर इज्जत करनी चाहिए, विधायक का सम्मान होना चाहिए। वहीं इस ऑडियो मामले को लेकर के एक बड़ी जानकारी हम आपको बता दें। ऑडियो मामले में एसपी प्रीति जैन ने न्यूज़ 18 पर खास बातचीत करते हुए कहा है, प्रीति जैन का बयान है कि केस दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आने के बाद मामले की जांच होगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। जो घनश्यामगढ़ थानाधिकारी हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से लाइन में अपनी आमद करवाने की इच्छा जाहिर की और साथ ही उन्होंने एक ऑडियो पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उन्हें गालियां निकाली गई। उन्होंने इसकी 186 आईपीसी की शपथ भी योजना उनके निकाली है। तो जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई कर। अभी तक तो मेरे संबंध में चर्चा नहीं हुई है। मैंने उच्च अधिकारियों को जो घटनाक्रम था उसके बारे में अवगत करवाया। जो अभी उन्होंने थानाधिकारी महोदय ने बताया कि एक केस था जिसके संदर्भ में उनको किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कहा गया और नहीं करने पर उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जी। तो अब जो भी रिपोर्ट आगे जिस प्रकार की भी आएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई, इस प्रकार से रिपोर्ट मिलेगी, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई बनती है वो निश्चित रूप से की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।